प्रश्न 1। अपराध क्या है? अपराध के कारणों की व्याख्या कीजिए। What is crime? Discuss the causes of crime. Audio Jungle. उत्तर संभवतया अपराध की धारणा इतनी प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव समाज। हाँ, इतना अवश्य है कि समय के साथ अपराध की परिभाषा और दंड देने की व्यवस्था बदलती जा रही है। आधुनिक विचारधारा में अपराध एक जटिल परिस्थिति है जो अनेक भिन्न भिन्न कारणों के परस्पर क्रियात्मक प्रभाव से उत्पन्न होती है। हम किसी भी एक कारक को अपराध का निश्चित कारक नहीं मान सकते हैं। यदि दो व्यक्ति एक जैसा अपराध करते हैं तो इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि अपराधी व्यवहार की पृष्ठभूमि में समान कारक कार्य कर रहे हैं। आज दुनिया का हर देश, चाहे उसकी राजनीतिक प्रणाली जैसी भी हो, कम या अधिक अपराध की समस्याओं में जूझ रहा है। अपराधियों को सजाएं दिए जाने के बावजूद किसी भी देश में अपराध पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए के सेन ने कहा है, केवल सजा दे देने से समाज अपराध से मुक्त नहीं हो सकता, वरन अपराध के कारणों को खत्म करके ही अपराध को खत्म किया जा सकता है। कारणों के बारे में बताते हुए सेन ने कहा, विकासशील देशों में आर्थिक रूप से वंचित और शोषित बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। ऐसे लोग आसानी से अपराध की गलियों में भटक सकते हैं। दूसरी ओर संपन्न समाजों, जहां लोगों के सामने भूख और गरीबी की समस्या नहीं है, संगठित अपराध होते हुए देखे जा सकते हैं। आगे हम अपराध के कारणों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपराध के सामान्य कारण, जनरल कॉजेज ऑफ क्राइम। अपराध के कारण अनेक हैं और अपराध के कारणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतैक्य भी नहीं है। फिर भी अपराध के कतिपय सामान्य कारणों की विवेचना अग्रलिखित प्रकार से की जा सकती है। जैविकीय कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। मानव की शारीरिक कमजोरियां और बीमारियां भी अपराधों को बढ़ाने में प्रोत्साहन देती है। इस कारण को और भी अधिक स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित उप विचारधाराएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। 1. वंशानुसंक्रमण। अपराधों के कारणों में से यह भी एक कारण माना जा रहा है। पैतृक वंशानुसंक्रमण के कारण भी अपराध होते रहते हैं। इस बात का समर्थन लोम्ब्रोसो महोदय ने बड़े ही जोरदार शब्दों में किया है। आपका तो यह कथन था कि अपराध करने वाले लोग विशेष प्रकार के होते हैं। इस प्रकार रक्त के साथ अपराध अपने आप ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। 2. आयु। एज। अपराध के लिए आयु का विशेष महत्व होता है। विभिन्न विद्वानों ने आयु को अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया है। प्रायः विभिन्न विद्वानों ने अपने परीक्षणों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि बालकों में सर्वाधिक आपराधिक प्रवृत्ति 18-19 वर्ष तक में पाई जाती है। 15-16 वर्ष की आयु में साधारण अपराध बच्चे द्वारा किए जाते हैं। जैसे जैसे आयु में अभिवृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे अरे कहना क्या चाहते हो? अपराध भी गंभीर होते जाते हैं और लगभग 25-26 वर्ष की अवस्था में साधारण अपराध भी गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वृद्ध आयु की अवस्था में यौन अपराधों की मात्रा अधिक पाई जाती है। 3. लिंग। सेक्स। लिंग। प्रायः यह दो प्रकार के होते हैं, स्त्री और पुरुष। विभिन्न परीक्षणों से स्पष्ट हो गया है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं, जिसके निम्नांकित कारण हो सकते हैं। लड़कों व पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का निरीक्षण सावधानीपूर्वक किया जाता है तथा जन्म से ही सामाजिक अनुकूलता के आधार पर कार्य करने की उचित शिक्षा दी जाती है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियोचित अपराध गुप्त रखे जाते हैं। लड़की को दूसरों की वस्तु समझकर अच्छी शिक्षा दी जाती है, परंतु पुरुष इससे वंचित रह जाते हैं। अनैतिक यौन संबंधों से प्राप्त परिणाम का उत्तरदायित्व और उसका भार उन्हीं पर होता है, अतः वह संभलकर चलती है। प्रतिष्ठा के कारण पुरुष अपराधोन्मुखी हो जाते हैं। पोलॉक ने अपने अध्ययन द्वारा निम्न अपराधों को स्त्रियों द्वारा करना स्वीकार किया है, जो बलात् धन प्राप्त करने, ठगी, भ्रूण हत्या और गर्भपात तथा उठाईगिरी है। जनता माफ नहीं करेगी। 4. शारीरिक विकास। फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर के विकास को भी अपराध के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है, जो निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। लड़की अपनी आयु की अवस्था की लड़कियों के साथ शर्म करती है। प्रौढ़ों के साथ समाज की स्वीकृति न मिलने पर नहीं रह सकती है, अतः इसी कारण आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी प्रकार की स्थिति पुरुषों में भी पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति का जब उपहास होता है तो वह अपराध करने में कमी नहीं करता और ईर्ष्या, द्वेष के कारण बदले की भावना से प्रेरित होकर अपराध करने लगता है। 5. शारीरिक भिन्नता। फिजिकल डिफरेंस। प्रायः शारीरिक भिन्नता भी आपराधिक प्रवृत्ति में सहायक होती है, जैसे शारीरिक भिन्नता के कारण विभिन्न पदों पर चयन नहीं हो सकता, अतः तिरस्कार की भावना जन्म ले लेती है और घृणा, द्वेष के कारण बदले की भावना का प्राबल्य हो जाता है।
प्रायः जब समाज में उपहास होता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति में अपराधी प्रवृत्ति की अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार पोषण भली भांति न होने से शारीरिक कमजोरी बनी रहती है, परिणाम स्वरूप स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यक्ति सरलता से अपराधोन्मुख हो जाता है। बात तो सही है। 6. कमजोरी, वीकनेस। कमजोरी स्थायी और अस्थायी हो सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी तुलना अतीत से करने लगता है और वर्तमान निराशा के वातावरण में विक्षोभ, अपमान और चिड़चिड़ाहट के कारण अपराध की प्रवृत्ति में अभिवृद्धि हो जाती है। 2. मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। विभिन्न प्रकार की मानसिक दशाएं तथा बीमारियां अपराध हेतु प्रेरित करती है। बुद्धिहीन व्यक्तियों का मस्तिष्क पूरी तरह विकसित नहीं होता है, अतः चिंतनशील न होने के कारण अपराध कर बैठते हैं। प्रमुख मानसिक दशाएं एवं बीमारियां निम्नलिखित हैं। 1. मानसिक हीनता, मेंटल डेफिशिएंसी। अपराधी मनोवैज्ञानिक ढंग के होते हैं। ये दशाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। गोडार्ट के अनुसार अपराधी मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य समिति ने भी यही स्वीकार किया है कि अधिकतम वेश्याएं मानसिक दृष्टि से हीन थीं, जैसा कि परीक्षण में पाया गया। हीली ने भी 91% अपराधियों को हीन बुद्धि का पाया, जिसका संपूर्ण विवरण देते हुए कहा कि बुद्धिहीनता अपराध के लिए उत्तरदायी है, परंतु जालसाजी, ठगी और नियोजित अपराध प्रखर बुद्धि के कारण ही होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2. भावात्मक अस्थायित्व, इमोशनल डिस्टर्बेंस। अस्थायित्व भी अपराधों की संख्या में वृद्धि करता है, जिसके कारण मानसिक संघर्ष, विचारों में अस्थिरता और भ्रम का जन्म होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति सत्य असत्य के बीच अंतर नहीं कर पाता और अपराधोन्मुख हो जाता है। 3. हीनता की भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। यह भावना त्रुटिपूर्ण संवेगात्मक पीड़ा को जन्म देती है, जिससे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। मानसिक असंतुलन और असामंजस्य उत्पन्न होता है। क्रोध, भय तथा पलायनवादी भावना में वृद्धि होती है। इसका प्रकाशन प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो और अप्रत्यक्षतः यह फूट पड़ती है, परिणाम स्वरूप आपराधिक प्रवृत्ति की अभिवृद्धि हो जाती है। 4. अव्यवस्था, साइकोसिस। यह मानसिक अव्यवस्था होती है जो संरचनात्मक और कार्यात्मक स्वरूप की हो सकती है। संरचनात्मक मस्तिष्क की अव्यवस्था कार्यात्मक क्रिया प्रणाली से संबंधित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति चिंताग्रस्त, आक्रामक, क्रोधी, भ्रमित, चिड़चिड़ा स्वभाव, पीड़ा आदि डहकों से ग्रस्त हो जाता है, जो कि मानसिक अव्यवस्था को उत्पन्न करने में सहायक है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति समाज से विद्रोह कर बैठता है। वेरी डेंजरस। 5. संवेदनशीलता, इमोशनैलिटी। कुछ व्यक्ति किसी विचार या उत्तेजना से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। वे बहुत जल्दी भावावेश में आ जाते हैं और अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते, अतः वे बुरे कार्य जो अपराध की सीमा में आते हैं अधिक जल्दी कर बैठते हैं। 6. चरित्रहीनता, कैरेक्टरलेसनेस। व्यक्ति का चरित्र स्थायी भावों के सुसंगठन पर निर्भर होता है। स्थायी भाव संवेगों से बनते हैं, इस प्रकार चरित्र के निर्माण का आधार संवेग होते हैं। जो लोग उचित वातावरण के अभाव के कारण अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते, उनमें अपराधी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। 3. सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। अपराध में सामाजिक कारकों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस नाते वह अपने सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार अपराध सामाजिक दशाओं का ही परिणाम है। समाज के प्रभाव से ही व्यक्ति का समाजीकरण, सोशलाइजेशन होता है तथा दोषपूर्ण समाजीकरण निश्चित रूप से अपराधी का निर्माण करता है। समाजीकरण तथा व्यवहार के घनिष्ठ संबंध को प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। अपराध के कुछ मुख्य सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं। What? 1. परिवार, फैमिली। परिवार में व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत रहता है तथा परिवार का वातावरण के उसके व्यवहार तथा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परिवार का व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्तियों को सुंदर नागरिक बनाने के साथ साथ जघन्य अपराधी भी बनाने में समर्थ है। भग्न परिवार, ब्रोकन फैमिली। माता पिता का दुर्व्यवहार, अनैतिक परिवार, परिवार की दरिद्रता या बेकारी, पारिवारिक नियंत्रण में शिथिलता, अति प्रेम, इंडल्जेंस आदि व्यक्ति को अपराधी बनाने में सहायक होते हैं। 2. सामाजिक अभिवृत्तियां तथा मूल्य, सोशल एटीट्यूड्स एंड वैल्यू। सामाजिक अभिवृत्तियां तथा भी अपराधी कार्य की व्याख्या करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की धारणा में अपराधी कार्य मूल्य घृणित नहीं है तो वह अवश्य इसे करता है। मानव समाज में इस प्रकार की समाज विरोधी तथा अनैतिक धारणाओं का भी अत्यधिक प्रसार दिखलाई पड़ता है। व्यक्ति के सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक अभिवृत्तियां उनके व्यवहारों को पूर्णतया निर्देशित करती हैं। व्यक्तिगत धारणा अपराध को प्रोत्साहित करती है।
सदरलैंड ने लिखा है, ऐसी आदरणीय विचारधारा की कल्पना करना कठिन है जो इस व्यक्तिवादिता की विचारधारा से अधिक अपराधी प्रवृत्ति से तालमेल रखती हो और अपराधी प्रवृत्ति को प्रेरणा देती हो। इसी प्रकार किसी विशिष्ट समुदाय की धारणाएं तथा मूल्य अन्य समुदाय के लिए अपराध के कारक बन सकते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का अपुन है। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। अपराध के विभिन्न कारकों में आर्थिक दशाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक कारकों और अपराधों का घनिष्ठ संबंध है। निम्नलिखित आर्थिक कारक अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। 1. निर्धनता, पॉवर्टी। निर्धनता भी अपराध का एक प्रमुख कारण है। निर्धन व्यक्ति अनेक प्रकार के आर्थिक अपराध कर बैठते हैं। इसका कारण यह है कि निर्धन व्यक्ति अपनी मौलिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। निर्धनता के कारण व्यक्ति का मन असंतुलित हो जाता है। सिरिल बर्ट ने यह सिद्ध किया है कि उनके अध्ययन में गरीब परिवार से संबंधित अपराधियों की संख्या 19% थी। 2. बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेकारी दरिद्रता को जन्म देती है। बेकारी की हालत में व्यक्ति अपराध करने को मजबूर हो जाता है। नैतिक रूप से अर्थ प्राप्ति न होने पर वह नैतिकता का मार्ग अपनाने को बाध्य हो जाता है। 3. व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल। व्यापार में तेजी, मंदी तथा उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो मनुष्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इन उतार चढ़ावों को ही व्यापार चक्र के नाम से पुकारा जाता है। अपराधशास्त्रियों का मत है कि मंदी के दिनों में प्रायः अपराध अधिक होते हैं। डॉक्टर थॉमस डी थॉमस ने इस बात पर विशेष महत्व दिया है कि रात में चोरी, मकान और दुकान तोड़कर चोरी और डकैती की घटनाएं आर्थिक मंदी, डिप्रेशन के समयों में अधिक और अच्छे समयों में कम होती हैं। यौन अपराध, विशेषकर बलात्कार, समृद्धि काल में बढ़ता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 4. धन का लालच, ग्रीड फॉर मनी। धन का लालच भी अनेक प्रकार के अपराधों को जन्म देता है। आर्थिक शोषण धन के लालच के आधार पर ही होता है। यह एक असामान्य स्थिति होती है जबकि व्यक्ति केवल धनोपार्जन के उद्देश्य से ही कार्य करता है तथा ऐसा उद्देश्य होने पर व्यक्ति सभी प्रकार की बेईमानी व लूट खसोट करने लगता है। 5. बिना परिश्रम धन प्राप्ति की इच्छा, क्रेविंग फॉर इजी मनी। बिना परिश्रम के धन प्राप्त करने की इच्छा भी अपराधी कृत्यों को प्रोत्साहन देती है। कई व्यक्ति बिना परिश्रम किए ही धन प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं क्योंकि साधारण तरीके के आधार पर ऐसा धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जुआ, स्मगलिंग, हत्या, वेश्याओं का व्यापार, बही खातों की गड़बड़ आदि अपराध इसी प्रकार की भावना से प्रेरित हुए होते हैं। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा झूठे एवं धोखेपूर्ण विज्ञापन, अनैतिक विधियों का सहारा लेकर लोगों को ठगते फिरते रहना भी इसी से प्रभावित होते हैं। 6. असीमित आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स। आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा उनकी पूर्ति के साधन अत्यंत सीमित होते हैं। व्यक्ति जब अपने को नियंत्रित नहीं रख पाता है तथा किसी भी कृत्य के आधार पर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है तो उसे अपराध का सहारा लेना पड़ता है। I am sorry, बाबू। 7. पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। पूंजीवाद के अंतर्गत धन और संपत्ति थोड़े से लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है जो अधिक से अधिक धन कमाने और संग्रह करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। वे चोरबाजारी, श्रमिकों का शोषण, भ्रष्टाचार, संघर्ष, लड़ाई झगड़े, संपत्ति नष्ट करना, मशीन तोड़ देना आदि कार्य करने लगते हैं। 8. बाल श्रम, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट। जब छोटी उम्र से ही बच्चों को नौकरी आदि करनी पड़ती है तो उनका विकास उचित दिशा में नहीं होता है तो ऐसे बालक बड़े होकर अपराधी प्रवृत्तियों की ओर सरलता से झुक जाते हैं। 9. नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। नगरीकरण तथा अपराध में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नगरों का वातावरण, अभाव तथा अनेक समस्याएं अपराध को जन्म देने में सहायक होती है। नगरों में व्यक्ति के लिए केवलम कानून का भय रहता है तथा सामाजिक नियंत्रण के साधन शिथिल हो जाते हैं जो कि उनकी अपराधी प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं। अपराध की ओर प्रवृत्त करने के लिए नगरों में विशेष गैंग होते हैं जो कि नित नई योजनाएं तथा नित नए आदमियों को इसमें संलग्न करते हैं। अपराधी प्रवृत्ति के कुसामंजस्यपूर्ण व्यक्ति अपने इस व्यवसाय के लिए नगरों को उपजाऊ भूमि के यही नहीं, अभी और सुनिए, नाम से पुकारते हैं। नगरों में ग्रामीण जब बहुत अधिक संख्या में प्रवेश करते हैं तो वहां नौकरी या रोजगार अथवा प्रेम भाव नहीं मिलता है, वरन गंदी गलियों के गंदे एवं दूषित वातावरण में उन्हें फाकिमस्ती करनी पड़ती है तथा इन नई उत्पन्न समस्याओं का सामना नहीं कर पाने की स्थिति में अपराध कर बैठते हैं। ऐसे भोले व्यक्तियों को कार्य का नाम लेकर अपराध करने वाली संगठित संस्थाएं व गिरोह भी अनेक होते हैं। अतः नगरीकरण अनेक रूपों में अपराधिता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। 10. औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण ने अपराध वृद्धि में बड़ी सहायता की है। औद्योगिकरण ने पारिवारिक जीवन पर कुठाराघात किया। पारिवारिक नियंत्रण प्रभावहीन हो गया। अतः नियंत्रणहीन होने के कारण मद्यपान, वेश्यागमन, जुआ आदि दुष्प्रवृत्तियों का विकास हुआ।
औद्योगिक केंद्रों में आवास व्यवस्था की समस्या बड़ी गंभीर होती है। एक ही मकान में अनेक परिवार रहते हैं जिसके कारण यौन संबंधी व्यभिचार फैलते हैं। 11 क्षुधा एवं भूखमरी हंगर एंड स्टार्वेशन बेकारी तथा दरिद्रता के परिणामस्वरूप सामान्य जनता में क्षुधा तथा भूखमरी का प्रसार होता है तथा यह स्थिति स्वाभाविक रूप में अपराधों को जन्म देती है। डॉक्टर हैकरवाल ने इस कारक के प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है, क्षुधा तथा भूखमरी लोगों को अपराध के सरल तथा कुटिल मार्ग पर चलने के लिए प्रलोभित करती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। शैक्षणिक कारक एजुकेशनल फैक्टर। शिक्षा भी अपराधों का एक प्रमुख कारण है। शिक्षा की अधिकता एवं अल्पता दोनों ही अपराध प्रवृत्ति को विकसित करते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा कम अपराध करते हैं। अधिक शिक्षित लोग छल कपट, गबन, भ्रूण हत्या, तस्करी आदि अपराध करते हैं। उनके द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति ऐसी होती है कि वे कानून की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते। अशिक्षा अज्ञान के रूप में उपस्थित होकर व्यक्तियों को अपराध में सहयोग देती है। सांस्कृतिक कारक कल्चरल फैक्टर। सांस्कृतिक कारक भी अपराध के लिए उत्तरदायी है। सांस्कृतिक भिन्नता एवं सांस्कृतिक संघर्षों के कारण भी व्यक्ति अपराध कर बैठता है। निम्नलिखित सांस्कृतिक कारक अपराध के लिए उत्तरदायी है। 1 सामाजिक आदर्शों में संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल नॉर्म्स। अपराध के सांस्कृतिक कारकों में सामाजिक आदर्शों का संघर्ष भी एक प्रमुख कारण है। समाज में विभिन्न प्रकार के जीवन दर्शन व विचारधाराएं प्रचलित होती हैं। उनमें परस्पर विरोध होता है। लोगों के मन पर इस तनाव और संघर्ष का बुरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए समाज की धार्मिक और नैतिक संस्थाएं इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम पर जोर देती हैं, जबकि सिनेमा, उपन्यास, क्लब, थिएटर, टीवी, नौटंकी और इसी प्रकार के मनोरंजन के अन्य साधन कामुकता को बढ़ाते हैं। एक और धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, विद्यालय के शिक्षक ईमानदारी, सदाचार, सौहार्द, सहयोग, सहकारिता, प्रेम, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सत्यनिष्ठा आदि गुणों पर जोर देते हैं। दूसरी ओर समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो लोग सद्गुणों के लिए दूसरों को कहते हैं वे स्वयं ही अनैतिक कार्यों में संलग्न पाए जाते हैं। इस प्रकार के विरोधी मूल्य सामाजिक संघर्ष को जन्म देते हैं जो बालकों के मन को भी प्रभावित करते हैं और अंततोगत्वा उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। 2 धर्म रिलीजन। धर्म स्वयं अपराध का कारण नहीं है। प्रत्येक धर्म सदाचरण की शिक्षा देता है, परंतु धर्म उस समय अपराध का कारण बन जाता है जब व्यक्ति धर्मांध होकर सांप्रदायिक झगड़े कर बैठता है। धार्मिक कट्टरता असहिष्णुता को जन्म देती है। नर हत्या, व्यक्ति पूजा, बलि प्रथा, मद्यपान आदि कार्य धर्म के नाम पर होते रहते हैं जो अपराध ही हैं। 3 समाचार पत्र न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्र व्यक्ति के ज्ञान व बुद्धि का विकास करते हैं, परंतु इनका एक पक्ष इसके विपरीत भी होता है। यह अनेक अप्रत्यक्ष आधारों के द्वारा अपराधी कृत्यों को प्रेरित करते हैं। पत्र पत्रिकाओं के कुत्सित व अश्लील चित्र तथा जासूसी प्रकाशन व्यक्ति को अपराध की ओर आकृष्ट करते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से समाचार पत्र अपराध को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। 4 चलचित्र मूवीज। चलचित्र सिनेमा शिक्षा का एक उपयोगी साधन हो सकता है यदि शिक्षाप्रद चित्र और दृश्य सिने पटल पर दिखाए जाएं। परंतु आधुनिक चलचित्रों में जो मनोरंजन का एक प्रमुख साधन है, रोमांस एवं अपराध संबंधी बातें दिखलाई जाती हैं। उसमें कुछ दृश्य चोरी, हत्या, डकैती आदि के भी होते हैं जिनका बुरा प्रभाव किशोरों के कोमल मस्तिष्क पर पड़ता है। अनेक सामाजिक अपराधों की उत्पत्ति चलचित्रों से होती है। 5 रेडियो एवं टीवी। रेडियो एंड टीवी। कुछ अपराध शास्त्रियों का यह मत है कि रेडियो एवं टीवी के खौफनाक व जासूसी नाटक बालकों में अपराधी प्रवृत्ति को प्रेरणा देते हैं। 6 सामाजिक कुरीतियां। सोशल ईवल्स। विभिन्न समाजों में प्रचलित कुरीतियां जैसे विधवा विवाह, निषेध प्रभाव, दहेज प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि अपराधों को प्रोत्साहित करती हैं। 7 प्रजाति रेस। कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका संबंध प्रजातिगत विशेषताओं से जोड़ा जाता है। कुछ जातियों में जैसे नागाओं में मनुष्य की हत्याओं को एक गौरव और प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। अमेरिका में रहने वाले गोरों की धारणा है कि इनके यहाँ रहने वाले नीग्रो लोग अधिक अपराधी होते हैं। 8 मनोरंजन का अभाव। लैक ऑफ रिक्रिएशन। स्वस्थ मनोरंजन के अभाव में भी व्यक्ति अपराध कर बैठता है। कुछ व्यक्तियों का मनोरंजन ही अपराध करना होता है। वे बिना किसी उद्देश्य के अपराध कर बैठते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 9 क्लब व होटल। क्लब एंड होटल्स। अनेक क्लब व होटल असामाजिक तत्वों का पोषण करते हैं।
मदिरापान, जुआ खेलना, कैबरे नृत्य, यौन कुकृत्य इत्यादि का आयोजन उनमें किया जाता है और सीधे सादे भोले भाले लोग भी उनमें जाकर फंस जाते हैं, जो अंततः अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। 7 राजनीतिक कारक पॉलिटिकल फैक्टर। 1. राजनैतिक व्यभिचार पॉलिटिकल करप्शन आधुनिक युग प्रजातांत्रिक युग है। इसी कारण राजनैतिक भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं। अपने दल की विजय और उसे सत्तारूढ़ बनाए रखने के लिए दल अनेक प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं। इसका कारण अपराध को जन्म देना है। 2. दलबंदी के कारण व्यक्ति में सांप्रदायिकता, स्वार्थता आदि को जन्म मिलता है। दलबंदी के कारण फूट पड़ती है, जिसके कारण अपराधों में वृद्धि होती है। 3. वकीलों की अनैतिकता आधुनिक न्याय प्रणाली जजों व वकीलों पर निर्भर है। जज केवल बहस और प्रमाणों के आधार पर न्याय करते हैं। वकील का कार्य अपने ग्राहक से फीस लेकर जितवाना होता है। फीस के लिए वकील झूठ को सच और सच को झूठ करते हैं। इससे भी अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। 8. भौगोलिक कारक जियोग्राफिकल फैक्टर। भौगोलिक निर्धारणवादी यह मानते हैं कि अनेक भौगोलिक कारक जैसे प्राकृतिक दशाएं, जलवायु और ऋतुएं अपराध को प्रभावित करती हैं। यद्यपि भौगोलिक दशाओं का अपराध से साधारणतया अप्रत्यक्ष संबंध है, फिर भी भौगोलिक दशाओं का महत्व अध्ययन के लिए है। हैकरवाल का कथन है कि अप्रैल के अंत से वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक संपत्ति संबंधी अपराध अधिक होते हैं। रेगिस्तान के लोग लूटमार, कत्ल व चोरियां करते हैं। लैकेसिजन ने तो एक तालिका ही निर्मित कर दी जिसमें विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न प्रकार के अपराधों को स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में शिशु हत्या, मई, जून और जुलाई में बलात्कार और मानव हत्या, दिसंबर और जनवरी में संपत्ति के विरुद्ध अपराध और पितृहत्या आदि अपराध अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार भौगोलिकवादियों के अनुसार अपराध की दरें जलवायु, ऋतु तथा मौसम परिवर्तन के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। IX विविध कारक मिसलेनियस फैक्टर। अपराध के उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त निम्नलिखित कारकों का भी उल्लेख किया जा सकता है। 1. बुरी संगति, 2. विलासी साहित्य, 3. युद्ध, 4. न्यायालय, 5. जेल, 6. पुलिस, 7. गंदी बस्तियां, 8. वैवाहिक संबंधों का अच्छा न होना, 9. जनसंख्या वृद्धि आदि। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।